इंडिया ईयर बुक का चैप्टर नंबर 4 है राजनीति। भारत राज्यों का एक संघ है और सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। यानी कि सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ में भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणतंत्र संविधान के अनुसार जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। यानी संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था पूरे देश में। सरकार के संसदीय स्वरूप की परिकल्पना करने वाला संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। सरकार के संसदीय स्वरूप की परिकल्पना करने वाला संविधान, इसमें विशेषता है एकात्मक की और साथ में ये संरचना में संघीय भी है। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद भी होगी। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। सरकार की यह संसदीय प्रणाली है जो कि एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। संविधान सभा के द्वारा इसे बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। सरकार का संसदीय स्वरूप है और संसदीय स्वरूप के साथ में सरकार के अंदर संविधान के अंदर एकात्मक विशेषता भी देखी जाती है। भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अंदर प्रावधान दिया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री जी की एक मंत्रिपरिषद भी होगी जो अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद में निहित होगी और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरह राज्यों में राज्यों के अंदर यही प्रक्रिया राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल भी कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, लेकिन यह मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद जिसके प्रमुख के रूप में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख हैं। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में गिवन है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के साथ में उनकी एक मंत्रिपरिषद भी होगी। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसी तरीके से यही प्रोसीजर राज्य में भी अप्लाई होता है। राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और उनकी सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के साथ में उनकी मंत्रिपरिषद भी होती है जिसके प्रमुख के रूप में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्ति वितरित करता है। संविधान संसद और राज्य विधानमंडल यानी कि देश के अंदर और राज्यों के अंदर दोनों में ही विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। लॉज बनाने की जो शक्ति है वो संसद अलग देती है और राज्य विधानमंडलों को अलग मिलती है और संसद में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करने का प्रावधान करता है। संसद में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करने का प्रावधान करता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी संसद में निहित है। संविधान अगर
संशोधन करना पड़े संविधान में, तो इस संशोधन करने की प्रक्रिया या शक्ति केवल संसद में ही नहीं था। संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है। संविधान में न्यायपालिका, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता का प्रावधान भी देती है। यानी संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये भी स्वतंत्र हैं, लोक सेवा आयोग स्वतंत्र हैं और मुख्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का भी यहाँ पे प्रावधान है। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में अब इन्होंने बताया है। संघ और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों में शामिल हैं आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर। केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं। तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 दिनांक 9 नवंबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रदान किया गया था, जिसे जम्मू कहा जाता है और कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को अधिनियम के सभी उद्देश्यों को नियत दिन के रूप में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम के लिए एक विधेयक 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित भी कर दिया गया था। इसे 6 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। फिर 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और विधेयक की शुरुआत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत एक राष्ट्रपति के आदेश से पहले हुई थी, जिसने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया था और अनिवार्य अन्य बातों के साथ कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होंगे। यानी जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग शासन व्यवस्था थी, उस सब को ख़त्म करके एक नया संविधान जो कि पूरे भारत के राज्यों पर लागू था, वही जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया। इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी 5 अगस्त 2019 को, जब राज्यसभा में पहले इसे पेश किया गया था। फिर उसके बाद में उसी दिन राज्यसभा से पारित कर दिया गया। फिर 6 अगस्त को 2019 में लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति इसे प्राप्त हो गई और फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से पहले हुई, जिसने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और जो संविधान पूरे भारत के राज्यों पर लागू है वही फिर जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया। यानी कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, वो ख़त्म करके बाकी जो संविधान सारी स्टेट्स पर लागू था, जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया। राज्य विधान परिषद सहित राज्य विधान मंडल, राज्य विधान परिषद और राज्य विधान मंडल को समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर में और अब से जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के रूप में माना जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर में जब स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत, तब राज्य विधान परिषद और राज्य विधान मंडल हुआ करता था, उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अब जम्मू कश्मीर को एक विधानसभा के रूप में जाना गया।
समय समय पर संशोधित संविधान के सभी प्रावधान मौजूदा जम्मू और कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 से लागू हो गए। अब जो यह कानून बना दिया गया जम्मू कश्मीर के लिए, ये 5 अगस्त 2019 से लागू हो गए थे और 5 अगस्त 2019 के बीच की अवधि के दौरान जारी की गई कोई भी अधिसूचना या आदेश, नियम या नियुक्ति लागू हो गई। 31 अक्टूबर को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जैसे कि इस तरह की कार्रवाई कानून के अनुसार की गई हो। राज्य के कानूनों में ऐसे संदर्भ हैं जिन्हें स्थायी निवासियों या वंशानुगत राज्य विषयों के भावों पर लागू किया गया है, जो अब छोड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर को क्योंकि स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, तो उसे कुछ ऐसे स्थायी निवासियों के लिए या फिर वंशानुगत राज्य विषयों पर कुछ नियम और कानून बनाए गए थे, जो कि केवल जम्मू कश्मीर के ही निवासियों के लिए थे और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग ही उसे फॉलो करते थे। बट जब 370 को ख़त्म कर दिया गया और 5 अगस्त 2019 के बीच में जब नया यहाँ पे रूल्स कानून बना दिए गए, तो जो पहले स्थायी निवासी थे वहाँ पे जम्मू कश्मीर के, वंशानुगत राज्य विषय थे जम्मू कश्मीर के, उन लागू हुआ करते थे पहले, उन सबको ख़त्म कर करके अब उसे एक नया कानून वहाँ पर लागू कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर की सिटीज़नशिप, जम्मू कश्मीर के अंदर सिटीज़नशिप क्या कहती है, भारत के अंदर सिटीज़नशिप क्या कहती है? भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता एक है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान 26 जनवरी 1950 के प्रारंभ में था, या भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था, या जो भारत में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, जो कम से कम 5 साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा या भारत का नागरिक बन गया। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण, समाप्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है। अब भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। भारत के अंदर अमेरिका की तरह डुअल सिटीजनशिप नहीं है कि डुअल सिटीजनशिप मतलब कि देश के सिटीजनशिप एक है और फिर देश के अंदर जो राज्य हैं उनकी एक अलग अपनी नागरिकता अलग है। लेकिन भारत के अंदर देश और राज्य दोनों को मिलाकर के सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, डैट इज़ इंडियन, भारतीय नागरिक। प्रत्येक व्यक्ति, अब इसमें किस को ये नागरिक कहा जा सकता है भारत का, और ये भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के प्रारंभ में भारत में था, वो भारत का सिटीज़न कहलाएगा। वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था, जो भारत में पैदा हुआ था, या जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ और कम से कम 5 साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक बन गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से ये नागरिकता अधिनियम 1955 संबंधित है। अब नागरिकता के अंदर कुछ संशोधन भी किए गए। संशोधन में नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। अब 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और फिर 12 दिसंबर 2019 को
राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। जो नागरिकता में कुछ संशोधन किए गए, तब एक विधेयक बनाया गया, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किए गए। फिर 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया है इन्हें, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की इस विधेयक को सहमति प्राप्त हुई। संशोधित अधिनियम 6 धार्मिक समुदायों के विदेशी अवैध प्रवासियों को बनाता है, अर्थात अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने धर्म के आधार पर उत्पीड़न या अपने देश में इस तरह के उत्पीड़न के डर से भारत में शरण ली है और 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। यानी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में नागरिकता अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, जिसे 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित कर दिया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी की सहमति भी मिल गई। संशोधित अधिनियम 6 धार्मिक समुदायों के विदेशी अवैध प्रवासियों को बनाता है, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता इसके पात्र हो सकते थे। उन लोगों के लिए ये नागरिकता संशोधन अधिनियम बना था। उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने धर्म के आधार पर अपने देश में कुछ उत्पीड़न सहा हो या वो अभी भी उस उत्पीड़न के डर में वहाँ से निकल करके भारत में आ चुके हों रहने के लिए, और 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले भारत में प्रवेश कर लिया हो उन्होंने, तो वो भारत की नागरिकता पाने के पात्र हैं। नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे प्रवासियों को माना जाएगा भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक और अवैध प्रवासी के रूप में उनकी स्थिति या उनकी नागरिकता के संबंध में सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। हालांकि अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, ये अधिनियम असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है कि उन क्षेत्रों में जहां इनर लाइन परमिट लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य भी शामिल है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है, वहां पर यह नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र हैं और संविधान की 6ठी अनुसूची ये कहती है कि जिन क्षेत्रों पर इनर लाइन परमिट लागू है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी इनर लाइन परमिट है, तो वहाँ पर ये नागरिकता संशोधन अधिनियम या विधेयक लागू नहीं किया जाएगा। अब नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में ये लागू नहीं है। मौलिक अधिकार क्या कहते हैं भारत में? मौलिक अधिकार हैं जो कि भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इन्हें संविधान में मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में गारंटी दी गई है। यानी संविधान सभी नागरिकों को उनके व्यक्तिगत अधिकार देता है और सामूहिक रूप से भी कुछ स्वतंत्रता के लिए अधिकार देता है। संविधान में इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है और ये मौलिक अधिकार 6 हैं जो कि सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं। अब मौलिक अधिकार न्याय उचित हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप उनको अपना वापस पा सकते हैं, वहाँ पर उसके लिए अपना रेमेडी या रिलीफ ले सकते हैं। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें पहला जो समानता का अधिकार, पहला अधिकार दिया है समानता का अधिकार। यानी मौलिक अधिकार न्याय उचित है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह संविधान में उसकी गुहार लगा सकता है। संविधान में भाग 3
और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया है, जिसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, धर्म में समानता, मूल वंश समानता, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सहित ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या आंदोलन की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, किसी भी पेशे या व्यवसाय का अधिकार दिया गया है। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कुछ अधिकार हैं जो कि राज्य की सुरक्षा और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। शालीनता या नैतिकता, शोषण के खिलाफ अधिकार है, सभी प्रकार के जबरन श्रम, बाल श्रम, मानव तस्करी पर रोक है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता है और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार का अधिकार है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का भी अधिकार है। यानी संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि न्याय उचित हैं। कानून के समक्ष समानता है, धर्म की समानता है, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार के मामलों में अवसर की समानता दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है, भारत में किसी भी पेशे या फिर व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है। सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन कुछ अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है सभी नागरिकों को। सभी प्रकार के जबरन श्रम जो अनैतिक हैं, बाल श्रम ये भी अनैतिक है, मानव तस्करी पर रोक लगाई गई है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के आधार पर स्वतंत्र पेशे या अभ्यास करने का, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण अधिकार और अल्पसंख्यकों को पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। मौलिक कर्तव्य हैं भारत में। मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं? भारत के मौलिक कर्तव्य 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी गणना की गई। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। तब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अब संविधान के भाग 4A में के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। कुछ अन्य बातों के अलावा एक नागरिक को संविधान का पालन करने, महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने का आदेश देते हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने और सद्भाव और भावना को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सामान्य भाईचारा की व्यवस्था ये देते हैं। यानी मौलिक कर्तव्य पहले से संविधान में लिखित नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन करके 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। ये नागरिकों को संविधान का पालन करने, महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने का आदेश देते हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने, सद्भावना और भावना को बढ़ा देने के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सामान्य भाईचारे की भावना को ये बढ़ाते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को राज्य के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो न्याय उचित नहीं है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य अभी हमने पढ़े थे, मौलिक अधिकार भी पढ़े हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अब जो कि यहाँ पे न्याय उचित नहीं है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूरे नहीं कर पाते हैं या कुछ हनन हो जाता है तो उनको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते, वो न्याय उचित नहीं है। लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में शामिल किया गया है। ये निर्धारित करते हैं कि राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में आधार बनेगा। राज्य अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा कि उसे सुरक्षित किया जा सके। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय उचित नहीं है और ये देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करने में राज्य का कर्तव्य है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। यह एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में आधार बनेगा और राज्य में अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा कि उसे सुरक्षित किया जा सके। सभी पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन यहाँ पर मिलेंगे। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम, शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार भी दिए जाएंगे। सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का भी अधिकार है। वृद्ध अवस्था में, बीमारी में और अपंगता या अवांछित आवश्यकता के अन्य मामलों में राज्य श्रमिकों को जीवन यापन मजदूरी दी जाएगी। काम की मानवीय स्थिति दी होगी। सभ्य जीवन स्तर होगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा। आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीति को इस तरह से निर्देशित करना है कि समुदाय के भौतिक संरचना, संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के वितरण को सुरक्षित किया जा सके। यानी सभी पुरुष और महिलाओं को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आजीविका के पर्याप्त साधन देते हैं, समान काम के लिए समान वेतन देते हैं, अपनी आर्थिक क्षमता देते हैं, विकास की सीमा के भीतर काम, शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रावधान भी देते हैं। वृद्ध अवस्था या बीमारी, अपंगता या अवांछित आवश्यकताओं के अन्य मामलों में भी यह सहायता करते हैं। राज्य श्रमिकों को जीवन यापन मजदूरी देने का काम करते हैं। काम की मानवीय स्थिति, सभ्य जीवन स्तर, उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना भी इनका प्रयास रहता है। राज्य को अपनी नीति को इस तरह से निर्देशित करना है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के वितरण का सुरक्षित किया जा सके, ताकि आम अच्छे की रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन का संकेंद्रण ना हो और सामान्य नुकसान के लिए उत्पादन के साधन ना बने। कुल अन्य महत्वपूर्ण निर्देश बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए अवसरों और सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित हैं। जैसे 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता की घोषणा करना, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना, समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना,
राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें बताते हैं 14 साल तक के सभी बच्चे, उनके लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देते हैं। ये ग्राम पंचायतों का संगठन करते हैं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करते हैं, पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता की घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करते हैं, समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देते हैं, मुफ्त कानूनी सहायता करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करना इसमें सम्मिलित है, सुधार और देश के वनों को वन्य जीवों की सुरक्षा इसमें सम्मिलित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्र के बीच में न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, ये सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। अब भारत के अंदर संघ क्या कहता है? भारत में संघ कैसे बना? संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्री परिषद होती है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख होते हैं। यानी संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और उनकी मंत्री परिषद है जिसमें कि एक प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने का काम करते हैं अपनी मंत्री परिषद के साथ में। राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इस चुनाव को करवाते हैं। राज्यों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्यों और समग्र रूप से संघ के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वोट को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उनका कार्यकाल 5 साल का है और फिर से चुनाव के लिए पात्र हैं। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी उन्होंने दी है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये 5 साल पूरा होने के बाद में फिर से चुनाव करने के लिए पात्र होते हैं। यह है राष्ट्रपति जी के चुनाव। उनको पद से निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। वह राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति संसद को समन, सत्रावसान, अभिभाषण, संदेश भेजता है और लोकसभा को भंग करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। वित्तीय और धन विधेयकों को पेश करने के लिए सिफारिशें करते हैं और विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। कुछ मामलों में क्षमादान देते हैं, राहत देते हैं और सजा में छूट भी देते हैं या निलंबित करते हैं, सजा देते हैं या सजा देते हैं। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो वह उस राज्य की सरकार के सभी या किसी भी कार्य के अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया भी जा सकता है और इसकी पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61
में निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति खुद चाहें तो उपराष्ट्रपति जी को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति जी में निहित होती है और संघ के जो रक्षा बल हैं उनकी सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति में ही निहित है, यानी राष्ट्रपति उनके मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति संसद को सम्मन भेज सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है। दोनों सदनों के सत्र में होने को छोड़ करके किसी भी समय अध्यादेश जारी भी राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। वित्तीय और धन विधेयक को पेश करने की सिफारिशें कर सकते हैं। विधेयकों को स्वीकृति भी दे सकते हैं। कुछ मामलों में क्षमादान दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं, सजा में छूट दे सकते हैं और निलंबित भी कर सकते हैं या फिर सजा भी दे सकते हैं। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो तो उस राज्य के सरकार की सभी कार्यों को अपने हाथ में लेकर के वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी वहाँ पर इम्पोज की जा सकती है किसी भी राज्य में। उपराष्ट्रपति जी क्या कहते हैं यहाँ पे? भारत में उपराष्ट्रपति जी हैं। भारत के अंदर उपराष्ट्रपति जी हैं यहाँ पर का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, इन्हें 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने चाहिए। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और फिर से चुनाव के लिए ये पात्र होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जी का भी चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदनों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सदस्य होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुनाव करवाते हैं। अब उपराष्ट्रपति जी को भी उनकी एलिजिबिलिटी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव होने के लिए वो पात्र हों। उनका कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है और उपराष्ट्रपति जी भी फिर से चुनाव के लिए पात्र होते हैं। उनका पद से निष्कासन अनुच्छेद 67B में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया गया है। यानी उपराष्ट्रपति जी को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67B क्लॉज बी कहता है, 67B क्लॉज। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के यहाँ पे पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं उपराष्ट्रपति जी जब बाद में अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से या नए राष्ट्रपति के चुनाव तक 6 महीने के भीतर तब इन्हें चुनाव भी कराने होते हैं। अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं तब भी कर सकते हैं जब कोई रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें या हटाने या अन्यथा के कारण होती है। ऐसा कार्य करते हुए वे राज्यसभा के सभापति का कार्य करना बंद कर देते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाया जा सकता है और ये सब प्रक्रिया आर्टिकल 67 के क्लॉज बी में दी गई है। उपराष्ट्रपति जी को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। राष्ट्रपति के रूप में भी ये उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं अगर उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित हैं या फिर बीमार हैं या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के चुनाव, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हैं तब तक उपराष्ट्रपति उनके कार्यों को करेंगे। जब तक कि राष्ट्रपति जी का चुनाव नहीं हो जाता, यानी 6 महीने के अंदर ये चुनाव करवाना होता है और तब तक कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति जी करते हैं। और जब कोई रिक्त राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें, हटाने या अन्यथा किसी और कारण से अगर वो अपने पद पर नहीं हैं तब उपराष्ट्रपति जी उनका पद संभालते हैं। वह राज्यसभा, जब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी का पद संभालेंगे तब उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करते हैं। अब मंत्रिमंडल क्या कहता है यहाँ पे? भारत के अंदर मंत्रिमंडल है। यहाँ पे राष्ट्रपति जी को अपना कार्य करने
राष्ट्रपति को अपना कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की एक अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करते हैं। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों या कानून के प्रस्तावों और उनसे संबंधित जानकारी के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। यानी मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति जी होते हैं और राष्ट्रपति जी को कार्य करने में सहायता या सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री जी होते हैं और उनकी एक मंत्री परिषद होती है। अब प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी जो और मंत्री हैं मंत्री परिषद में, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करते हैं। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है कि वे संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय, कानून के प्रस्ताव और उनसे संबंधित जानकारी सब राष्ट्रपति को सूचित करें। मंत्री परिषद में ऐसे मंत्री शामिल होते हैं जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं। यानी मंत्री परिषद में ऐसे मंत्री शामिल हैं जो कैबिनेट के सदस्य हों, राज्य मंत्री हों या फिर वो उपमंत्री हों। अब भारत में यहाँ पे विधानसभा, भारत की विधानसभा कहती है, यहाँ पे भारत में विधानसभा है। संघ के विधानमंडल जिसे संसद कहा जाता है, संघ के विधानमंडल को संसद कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति हैं और 2 सदन होते हैं जिन्हें राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सदन को अपनी पिछली बैठक के 6 महीने के भीतर बैठक करनी होती है। कुछ मामलों में 2 सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। यानी विधानसभा संघ के विधानमंडल जिसे संसद कहा जाता है, संघ के विधानमंडल जिसे संसद कहा जाता है, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। 2 सदनों में जिन्हें की राज्यों की परिषद है उसे राज्यसभा कहते हैं और जो हाउस ऑफ द पीपल है उसे लोकसभा कहते हैं। तो प्रत्येक सदन को अपनी पिछली बैठक से 6 महीने का अंतर दिया जाता है कि वो अगली बैठक कर लें। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बैठाई जा सकती है। अब राज्यसभा क्या कहता है, यहाँ पे राज्यसभा है। यहाँ संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्य होंगे और नहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि भी होंगे। अब राज्यसभा में प्रावधान दिया गया है कि राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं चुनकर, ये राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों से के संबंध में विशेष ज्ञान रखते होंगे। वो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्य हैं जो कि राज्यसभा में आते हैं और राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 238 सदस्य भी शामिल होते हैं, जो कि राज्यसभा सदस्यों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। अब राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वालों को इस तरह से चुना जाता है जैसे कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। राज्यसभा भंग नहीं होती, इसके लिए 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को यहाँ पे भंग नहीं किया जा सकता है और इसके 1/3 सदस्यों को हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर के
राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वालों को इस तरह चुना जाता है जैसे कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और 1/3 सदस्य राज्यसभा के हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं। लोकसभा वयस्क मत अधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। राज्यसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि इसमें लोगों के प्रतिनिधियों से ये सभा यहाँ पे बनती है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम शक्ति यानी कि 552 सदस्य लोकसभा में होते हैं जो कि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य हैं इस टाइम। अब लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय के दो से अधिक सदस्य नहीं है। यदि मैं उनकी राय कि सदन में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों के बीच इस प्रकार वितरित की जाती है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान हो। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य हैं। इनमें से 523 सदस्य सीधे राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक कि पहले भंग न हो इसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष है। यानी लोकसभा वयस्क मत अधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसमें लोगों के प्रतिनिधियों से बनती है लोकसभा। संविधान द्वारा परिकल्पित इसमें 552 सदस्य होना जरूरी है जिसमें से प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य यानी 552 सदस्यों में से जो टोटल लोकसभा की यहाँ सदस्य संख्या है 552, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व 530 सदस्य करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 20 सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को यहाँ पे शामिल किया जाता है और कुल निर्वाचित सदस्यता संख्याओं के बीच इस प्रकार वितरित की जाती है कि जो राज्य हैं उनमें सदस्य संख्या समान हो। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा के अंदर 542 सदस्य हैं। इनमें से 523 सदस्य सीधे राज्यों से चुन करके आए हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक कि वह भंग ना हो जाए तब तक चलता है या इसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष है। 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। जबकि आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तो यह अवधि हो सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा में संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता। आपातकाल की घोषणा को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता और किसी भी मामले में उद्घोषणा के लागू होने या समाप्त होने के बाद 6 महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 1 साल के लिए इसे लागू किया जाता है और 1 साल होने के बाद में 6 महीने से ज़्यादा इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। उद्घोषणा को आपातकाल की उद्घोषणा को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाता है और 1 वर्ष के बाद में फिर इसे 6 महीने से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब तक 17 लोकसभाओं का गठन किया जा चुका है। 17वीं प्रत्येक लोकसभा और उसके अध्यक्ष का कार्यकाल पिछले पृष्ठ में तालिका में दिया गया है। 17वीं लोकसभा के सदस्यों के नाम उनके निर्वाचन क्षेत्र पार्टी संबंधित परिशिष्ट में दिए गए हैं। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता संसद के लिए है। ये संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के मामले में कम से कम वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के मामले में
लोकसभा के मामले में वह 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। लोकसभा में अतिरिक्त योग्यताएं संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। यानी संसद का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा से चुना जा रहा है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा से चुना जाने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो अन्य योग्यताएं हैं वो कानून द्वारा संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। संसद के कार्य और उसकी शक्तियां हैं यहाँ पर। संसद के कार्य और शक्तियां। भारत में संसद के पास कानून है, प्रशासन की देखरेख है, बजट पारित करना है, सार्वजनिक शिकायतों को हवा देना, विकास योजनाएं बनाना, राष्ट्रीय नीतियों को बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करना अन्य मुख्य कार्य हैं, संसद के कार्यों में आते हैं। अब संविधान में दिए गए संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण भी है। विधायी क्षेत्र में संसद के सामान्य प्रभुत्व पर कई तरह से जोर देता है। संसद कुछ परिस्थितियों में विशेष रूप से राज्यों के लिए आरक्षित क्षेत्र के भीतर आने वाले विषय के संबंध में विधायी शक्ति ग्रहण कर सकती है। यह संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चला सकती है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटा भी सकती है। यानी कि भारत में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, प्रशासन की देखरेख की शक्ति है, बजट पारित करने की शक्ति है, सार्वजनिक शिकायतों को हवा देना भी संसद का काम, विकास योजनाएं बनाना संसद का काम, राष्ट्रीय नीतियों को बनाना संसद का काम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा संसद करती है। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण बंटवारा भी यहाँ पे संसद करती है। विधायी क्षेत्र में संसद के सामान्य प्रभुत्व पर कई तरह से जोर देता है। संसद कुछ परिस्थितियों में विशेष रूप से राज्यों के लिए आरक्षित क्षेत्र के भीतर आने वाले विषय के संबंध में विधायी शक्ति ग्रहण कर सकती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद चला सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति केवल संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की शक्ति संसद के पास है। मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने की शक्ति भी संसद को ही दी गई है। सभी कानूनों को संसद के दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर ये महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति जी को हटाते हैं या फिर अन्य अधिकारी जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हो गए उन्हें हटाते हैं तो इन कानूनों को संसद के दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है। संसद अपनी मर्जी से इन कानूनों के तहत किसी को भी नहीं हटा सकती। कानूनों को संसद के दोनों सदनों की सहमति मिलना ज़रूरी है। हालांकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा की इच्छा प्रबल होती है। धन विधेयक में संसद दोनों सदनों की सहमति ना ले, वो वहाँ पर केवल लोकसभा, धन विधेयक के अंदर लोकसभा की ही इच्छा के अनुसार कानून बन जाता है। प्रत्यायोजित विधान भी संसद द्वारा समीक्षा और नियंत्रण के अधीन है। कानून बनाने की शक्ति के अलावा संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति संसद में निहित है। यानी केवल धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ सिर्फ लोकसभा की सहमति चाहिए होती है। बाकी किसी भी महाभियोग चला करके राष्ट्रपति जी को हटाना या चीफ जस्टिस को हटाना, इन पर कानून बनाने के लिए संसद को दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है। अब संसद के पास में कानून बनाने की शक्ति है और इसके साथ ही संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति भी संसद में ही निहित है। किसी भी कानून पर अगर किसी भी अनुच्छेद में संसद संविधान में संशोधन करना चाहती है तो उसकी शक्ति भी संसद के पास है। संसदीय समितियां भी बनाई गई हैं। संसदीय समितियां क्या कहती हैं यहाँ पर? संसदीय समितियों के कार्य प्रकृति में विविध हैं, इसके निपटान में समय सीमित है। यह अपने सामने आने वाले सभी विधायी और अन्य मामलों की बहुत विस्तृत जांच नहीं कर सकता, इसलिए संसदीय कार्य का एक अच्छा सौदा समितियों में किया जाता है। संसदीय कार्यों का एक अच्छा सौदा समितियों में किया जाता है। संसद के दो सदनों में कुछ अपवादों को छोड़कर एक समान समिति संरचना है।
उनकी नियुक्ति, जैसे उनकी नियुक्ति हो गई, पदों की शर्त हो गई, कार्य और कार्य संचालन की प्रक्रिया भी समान है। संविधान के आर्टिकल 118 क्लॉज नंबर 1 के तहत दोनों सदनों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। यानी आर्टिकल 118 में क्लॉज नंबर 1 के तहत दोनों सदनों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित है। मोटे तौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। यानी संसदीय समितियां दो प्रकार की हैं और ये पहला है इसमें स्थायी समिति और तथर्थ समितियां। दो तरह की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और तथर्थ समितियां। पूर्व हर साल या समय समय पर चुने या नियुक्त किए जाते हैं और उनका काम कमोबेश निरंतर आधार पर चलता रहता है। बाद वाले को आवश्यकता पड़ने पर तथर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। यानी स्थायी समिति को हर साल समय समय पर चुना या फिर नियुक्त किया जाता है और उनका काम हमेशा निरंतर चलता भी रहता है स्थायी समिति का। जबकि तथर्थ समिति वह समिति है जिसको आवश्यकता पड़ने पर ही नियुक्त किया जाता है और जैसे ही वे उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। तो स्थायी समिति निरंतर चलती रहती है, हर साल उसका चुनाव होता है, लेकिन तथर्थ समिति को ज़रूरत पड़ने पर ही नियुक्त किया जाता है, काम पूरा होने पर उसका अस्तित्व समाप्त भी कर दिया जाता है। स्थायी समितियां हैं। स्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियां मिलती हैं। वित्तीय समितियां हैं स्थायी समिति की 3, जैसे प्राक्कलन समितियां, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम एक अलग समूह का गठन करती हैं क्योंकि वे सरकारी व्यय और प्रदर्शन पर निरंतर निगरानी रखती हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्य लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों को समितियों से जोड़े हुए हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। यानी अब स्थायी समितियों की भी 3 वित्तीय समितियां हैं। फर्स्ट प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है, जिनका अलग समूह का गठन करती हैं क्योंकि सरकारी व्यय और प्रदर्शन पर ये निरंतर और अपनी निगरानी रखती हैं। राज्यसभा के सदस्य लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से जुड़े होते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों में से लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं और सार्वजनिक उपक्रमों के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा से लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट करती है कि अनुमानों में निहित नीति के अनुरूप कौन सी अर्थव्यवस्थाएं, संगठन में सुधार, दक्षता, प्रशासनिक सुधार प्रभावित हो सकते हैं। यह इस बात की भी जांच करता है कि अनुमानों में निहित नीति की सीमा के भीतर पैसा अच्छी तरह से रखा गया है। यह सुझाव देता है कि किस रूप से अनुमान संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। लोक लेखा समिति सरकार के विनियोग और वित्त खातों लोक लेखा समिति सरकार के विनियोग, वित्त खातों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। लोक लेखा समिति सरकार के विनियोग, वित्त खातों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता का पैसा संसद के निर्णय के अनुसार खर्च किया जाए। जनता का पैसा संसद के निर्णय के अनुसार खर्च किया जाए, लोक लेखा समिति देखती है इसे, और बर्बादी, अपव्यय, हानि या निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यदि कोई हो की जांच करती है। यानी लोक लेखा समिति सरकार की विनियोग, वित्त खाते और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। जनता का पैसा संसद के निर्णय के अनुसार कहाँ खर्च हो रहा है, कोई बर्बादी तो नहीं हो रही है, कोई अपव्यय तो ना हो रहा, हानि तो नहीं हो रही है, इस पर भी अपनी रिपोर्ट या निगरानी रखती है लोक लेखा समिति। जबकि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर कोई रिपोर्ट है तो जांच करती है। यह भी जांच करती है कि सार्वजनिक उपक्रम है कुशल व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार कुशलतापूर्वक और प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन 3 वित्तीय समितियों के अलावा ये 3 वित्तीय समिति हैं स्थायी समिति की।
3 वित्तीय समितियों के अलावा लोकसभा की नियम समिति ने 17 विभाग संबंधित स्थायी समितियां बना रखी हैं की सिफारिश की है। तदनुसार 8 अप्रैल 1993 को 17 विभाग संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया गया। जुलाई 2004 में ऐसी 7 और समितियों के गठन के नियम में संशोधन किया गया। इसी प्रकार DRSC की संख्या 17 से बढ़ा करके 24 की गई। इनके कार्य समितियां हैं: भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना, सदनों को रिपोर्ट देना, ऐसे बिलों की जांच करने के लिए जो सभापति राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा द्वारा समिति को बनाते हैं, समिति के भेज देते हैं, उन पर रिपोर्ट बनाते हैं। मंत्रालय विभागों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उन पर रिपोर्ट बनाना, या सदनों को प्रस्तुत नीति दस्तावेज पर विचार करने के लिए प्रत्येक सदन में अन्य स्थायी समितियां उनके कार्यों के अनुसार विभाजित हैं। जांच करने वाली समितियां हैं: याचिका समिति बिलों और आम जनित के मामलों पर याचिकाओं की जांच करती हैं। संघ में विषयों से संबंधित मामलों पर प्रतिनिधित्व भी स्वीकार करती हैं। विशेष अधिकार समिति सदन या अध्यक्ष सभापति द्वारा निर्दिष्ट विशेष अधिकार के किसी भी प्रश्न की जांच करती हैं। जांच की समितियां सरकारी आश्वासनों पर समिति सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों, वादों, उपक्रमों आदि पर ट्रैक रखती हैं और उन्हें लागू होने तक सभी आश्वासनों द्वारा उपक्रमों आदि को ट्रैक रखती हैं। अधीनस्थ विधान पर सभी सदन को रिपोर्ट करती हैं। नियम, उपनियम आदि बनाने की शक्ति है। संविधान और संविधियों द्वारा प्रदत्त का प्रत्यायोजित अधिकारियों द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जाता है। सदन के पटल पर रखे गए पत्रों पर समिति वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों के अलावा मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागजात की जांच करती हैं जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के दायरे में आती हैं, यह देखने के लिए कि क्या अनुपालन किया गया है या नहीं। संविधान, अधिनियम, नियम या विनियमन के प्रावधान जिसके तहत पेपर रखा गया है। सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां कार्य पर यह देखने के लिए कि क्या संविधान, अधिनियम और नियम या विनियमन के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है जिसके तहत पेपर रखा गया है। जिसके सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां हैं, इस तरीके से ये अपना कार्य यहाँ पर करती हैं। सलाहकार समिति के समक्ष लाई जाने वाली सरकार और अन्य कार्यों के लिए समय के आवंटन की सिफारिश की। लोकसभा के निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयकों को वर्गीकृत और समय आवंटित करती हैं। निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय के लिए आवंटन सिफारिश करती हैं। संविधान संशोधन विधेयकों की जांच निजी सदस्यों द्वारा पेश किए जाने से पहले करती हैं। लोकसभा, राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं है। उस सदन की कार्य मंत्रणा समिति है जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, प्रस्तावों के मंच या चरणों पर चर्चा के लिए समय के लिए आवंटन की सिफारिश करती है। नियम समिति सदन के प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश करती है। लोकसभा के सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति सदन की बैठकों से छुट्टी या अनुपस्थिति के लिए सदस्यों के सभी आवेदनों पर विचार करती है। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं। सदस्यों के अवकाश पर अनुपस्थिति के आवेदनों पर सदन द्वारा ही विचार किया जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति जिसमें दोनों सदनों के सदस्य सेवा करते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती हैं जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं और यह देखते हैं कि क्या संवैधानिक इन वर्गों के संबंध में सुरक्षा उपायों को ठीक से लागू किया जा रहा है। सदस्यों को सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समितियां हैं। सामान्य प्रायोजन समिति सदन के मामलों से संबंधित मामलों पर अध्यक्ष या सभापति पर विचार करती हैं, सलाह देती हैं जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में उचित रूप से नहीं आते।
और हाउस कमेटी सदस्यों के लिए आवासीय आवास और सुविधा से संबंधित हैं। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन अधिनियम 1954 के तहत गठित संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति संसद सदस्यों को वेतन, भत्ते, पेंशन के भुगतान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के अलावा फ्रेम भी बनाती हैं। चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन क्षेत्र, सचिवीय सुविधा जैसी सुविधाओं के संबंध में नियम, लाभ के कार्यालयों की संयुक्त समिति केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त समितियां और अन्य निकायों की संरचना और चरित्र की जांच करती हैं। हाउस कमेटी सदस्यों के लिए आवासीय आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत गठित सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति संसद सदस्यों को वेतन, भत्ते, पेंशन के भुगतान को विनियमित करने, नियम बनाने के अलावा फ्रेम भी बनाती हैं। चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन और सचिवीय सुविधा जैसी सुविधाओं के संबंध में ये नियम बनाती हैं। इसके अलावा फ्रेम भी बनाती है। लाभ के कार्यालयों की संयुक्त समिति राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त समितियां अन्य निकायों की संरचना और चरित्र की जांच करती हैं। ये सब इनके बारे में दिया गया है कि इनके क्या क्या कार्य हैं और ये जो 20-25 समितियां यहाँ पे बनी हैं वो क्या क्या काम करती हैं, उन सब के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर अभी क्वेश्चंस आए थे, तो वो इंडिया ईयर बुक सेट लिस्ट 47 क्वेश्चंस में भी शायद वहाँ थे प्रीलिम्स में, जो इंडिया ईयर बुक से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। इतना डीप नहीं दिया गया, तो इसे पढ़ने की कोई नीड नहीं है। संसद में विपक्ष के नेता राज्यसभा, अब यहाँ विपक्ष के नेता राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। जैसे 1 नवंबर 1977 को लागू एक अलग कानून के माध्यम से उन्हें वेतन, अन्य उपयुक्त सुविधाएं दी जाती हैं। संसद में सरकारी कामकाज संसदीय कार्य मंत्री को संसद में सरकारी कामकाज संसदीय कार्य मंत्री को संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज के लिए समन्वय, योजना की व्यवस्था और काम सौंपा जाता है। इस कार्य के निर्वहन में उनकी सहायता के लिए 2 राज्य मंत्री होते हैं। मंत्री भी पास और स्थिर रहता है। संसद के दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों, नेताओं के साथ साथ विभिन्न दल और समूहों के मुख्य सचेतकों के साथ संपर्क भी रहता है। विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समितियां का कार्य करना भारत सरकार कार्य का आवंटन नियम 1961 के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय को आवंटित कार्यों में से एक है। यह एक सलाहकार समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होती है, यानी सलाहकार समिति के न्यूनतम सदस्य होते हैं 10, अधिकतम सदस्य होते हैं 30। सलाहकार समिति में न्यूनतम सदस्य 10 और अधिकतम सदस्य 30 होते हैं। परामर्शदात्री समिति प्रत्येक लोकसभा भंग होने पर भंग हो जाती है और प्रत्येक लोकसभा के गठन होने पर उसका पुनर्गठन हो जाता है। परामर्शदात्री समिति प्रत्येक लोकसभा के भंग होने पर भंग हो जाती है और प्रत्येक लोकसभा के गठन पर उसका पुनर्गठन किया जाता है। युवा संसद प्रतियोगिता, युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक लोकाचार विकसित करने के लिए मंत्रालय, स्कूलों और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की विभिन्न श्रेणियों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जैसे युवा संसद योजना पहली बार 1966-67 में दिल्ली के स्कूलों में शुरू की गई थी। दिल्ली और उसके आसपास स्थित केंद्रीय विद्यालयों को 1978 में चालू योजना में शामिल किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालयों के लिए युवा संसद की एक अलग योजना 1988 में शुरू की गई। फिर 1997 और 98 में राष्ट्रीय स्तर पर 2 नई युवा संसद योजनाएं बनाई गईं, एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और दूसरा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के लिए शुरू किया गया था। अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन चालू किए गए। संसदीय कार्य मंत्रालय समय समय पर केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से
अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता है जो व्यवहारिक गतिविधियों से संबंधित है। संसदीय लोकतंत्र की संस्था को मजबूत करने के लिए सामान्य हित के मामलों पर चर्चा करने और उच्च मानकों को विकसित करने के लिए विधायिका का काम करना है उनका। 1952 से अब तक 18 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 1952 से अब तक 18 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन शामिल हुए हैं। नियम 377 के तहत मामले और विशेष उल्लेख संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के तहत उठाए गए मामले राज्यसभा में विशेष उल्लेखों के माध्यम से अनुवर्ती कार्यवाही करता है। प्रशासनिक मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित सदस्यों को यथाशीघ्र उत्तर भेज दें। अधिमानत 1 महीने के भीतर यानी 1 महीने के अंदर ही लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद में सदस्य अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों को दोपहर 12 बजे उठाते हैं। प्रश्नकाल के बाद में लोकसभा में सदस्य अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के जो मामले हैं वो दोपहर 12 बजे उठाते हैं। राज्यसभा में सदस्य अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों को पूर्व 11 बजे उठाते हैं। यानी लोकसभा में जो अति आवश्यक सामाजिक महत्व के मामले हैं उन पर प्रश्न 12 बजे उठता है और राज्यसभा में सदस्य अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों को 11 बजे उठाते हैं। जबकि यह अनिवार्य नहीं है। मंत्री अक्सर सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री सदन या सदस्यों को आश्वासन देते हैं कि उनकी भावनाओं से संबंधित मंत्रियों को अवगत कराया जाएगा। सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नियम के अंतर्गत किसी मामले को उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में महासचिव को नोटिस दें, जिसमें विशेष उल्लेख का पाठ 250 शब्दों से अधिक न हो। जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, एक सदस्य 1 सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है। 1 दिन के लिए स्वीकार किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्य रूप से 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी सदस्य जो स्वयं को किसी विशेष उल्लेख के साथ में संबंध करने का प्रस्ताव करता है, अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा कर सकता है। आश्वासनों पर कार्यान्वयन मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दी गई मुद्रित दैनिक कार्रवाइयों, आश्वासनों, वादों, वचनों आदि को निकालता है और उन्हें कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालय और विभागों को अग्रेसित करता है। इसके बाद मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन के चरण की आवधिक समीक्षा की जाती है और मंत्रालयों को आश्वासन की पूर्ति में तेजी लाने के लिए भी याद दिलाया जाता है। फिर मंत्रालयों को कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त होती है और उचित जांच के बाद आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए सरकार की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण समय समय पर संबंधित सदन के पटल पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा रखे जाते हैं। अब सरकारी समितियों में सांसदों का नामांकन। संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से स्थापित समितियां, परिषद, बोर्डों और आयोगों आदि पर संसद सदस्यों को नामित करते हैं। केवल वैधानिक या अन्य निकायों के मामले जहां कानून या उपनियम वहां बनाए गए हैं, बशर्ते कि उस पर नियुक्त होने वाले संसद सदस्यों को संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा या लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उसे वहाँ पर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन क्या है? भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यहाँ पे इन्होंने शुरू किया और वर्तमान में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 14 मिशन मोड परियोजनाएं बनाई। यानी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और उसमें 14 मिशन मोड परियोजनाएं बनाई गई।
ई विधान और ई संसद दोनों ऐसे मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं जिन्हें डिजिटल इंडिया में शामिल किया गया था। ई विधान और ई संसद MMP के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाने का भी निर्णय लिया गया और इसके प्रचार और इसे लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी 39 सदनों, लोकसभा व राज्यसभा, 31 विधानसभाओं और 6 परिषदों में दोनों MMP के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा विकसित की। नीवा विधायकों और अन्य हितधारकों को सूचना सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करता है। ई असेंबली या पेपरलेस असेंबली की अवधारणा को प्राप्त करना चाहता है और इसे सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन डिवाइस न्यूट्रल और उपयोगिता के अनुरूप ऐप के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि सभी सदस्यों को उनके हाथ में रखे उपकरणों टैबलेट में उनके द्वारा आवश्यक पूरी जानकारी डालकर विधि हाउस बिजनेस से स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया जा सके और विधायिका को सभी शाखाओं को सुसज्जित किया जा सके। विभागों की कुशलतापूर्वक संभालने के लिए एक कुशल समावेशी डेटाबेस बनाने के लिए जिससे विधायिकाओं के काम करने के तरीके में बदलाव हो। कार्यक्रम का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हजारों टन कागजों की बचत होगी। इस प्रकार सालाना लाखों पेड़ों की बचत होगी और विधायिकाओं के कामकाज के कागज रहित मुने बनाया जाएगा। यह सरकारी विभागों और विधानसभा सचिवालयों में आवश्यक पारदर्शिता और सफाई लाएगा। यह पहल विधायिकाओं के कामकाज को उनके करीब लाकर न केवल लोकतंत्र के नागरिकों को करीब लाएगा बल्कि नागरिकों के विधेयक और उत्तर प्रश्न सदन में पेश किए गए दस्तावेजों तक आसान तरीके से पहुंच प्रदान करेगा, बल्कि नागरिकों को एक अवसर भी प्रदान करेगा लोकतंत्र के साथ सार्थक जुड़ाव के लिए, जिससे वास्तविक लोकतंत्र प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया जा सके। सद्भावना प्रतिनिधिमंडल है। एक देश के सांसद द्वारा देश की नीति निर्धारित करने के लिए अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक विशेष रूप से भारत जैसा लोकतांत्रिक और विकासशील देश के लिए संसद सदस्यों विशिष्ट व्यक्तियों का चयन करना वास्तव में उपयोगी और आवश्यक है। इन उद्देश्यों के साथ में संसदीय कार्य मंत्रालय और अन्य देशों में संसद सदस्यों के सरकारी सद्भावना प्रतिनिधि मंडल को प्रायोजित किए जाते हैं। संसद सदस्यों का कल्याण यहाँ पे अब संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती संसद सदस्यों के बीमार सदस्यों के कल्याण की देखभाल करता है, उनके आवश्यक कोई भी सहायता प्रदान करता है। दिल्ली में एक सांसद के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संसदीय कार्य मंत्रालय मृतक सदस्य के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए परिवार द्वारा चुने गए स्थान पर ले जाने में शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसे पद से हटाने की प्रक्रिया वही आधार है जो राष्ट्रपति जी की है आर्टिकल 61 में, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं। अपने पद को समाप्त करने के बाद वह संघ या राज्य सरकार के अधीन आगे के पद के लिए पात्र नहीं होता। संघ और राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति CAG की सलाह निर्धारित कर सकते हैं। संघ के खातों से संबंधित भारत रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के CAG की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखेगी। अब यहाँ पर रखेगी। ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 द्वारा CAG के कर्तव्य, शक्तियाँ, सेवा शर्तों को निर्दिष्ट वहाँ पर किया गया है। भारत में महान्यायवादी भी हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होती हैं, किसी भी पद को नियुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी के कर्तव्य ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, कानूनी चरित्र के ऐसे कर्तव्यों को पालन करना जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट और सौंपे जा सकते हैं।
और यहाँ पे संविधान या उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत या उसके तहत उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना। अपने कर्तव्यों को प्रदर्शन में महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त न होगा। अब भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्राथमिक वकील भी होते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल देश के द्वितीय कानूनी अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ये स्वयं भारत में कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता ये प्राप्त करते हैं। भारत में महान्यायवादी की तरह सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं। विधि अधिकारी नियम 1972 के संदर्भ में भारत संघ की ओर पेश होते हैं। हालांकि भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, सॉलिसिटर जनरल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। प्रशासनिक व्यवस्था है इनकी यहाँ पर। भारत सरकार 1961 भारत सरकार के व्यवसाय आवंटन के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए हैं। सरकार के मंत्रालय विभाग इन नियमों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार का कार्य मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में इन नियमों में वे निर्दिष्ट विषयों के द्वारा वितरण अनुसार होता है। प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है। नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन पर मंत्री की सहायता के लिए प्रत्येक विभाग आमतौर पर एक सचिव के प्रभार में होता है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिवालय को आवंटित कार्य कैबिनेट और कैबिनेट समितियां को सचिव सहायता और व्यापार के नियम। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार नियम 1961 और भारत सरकार नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर उनके बारे में सब बताया गया है। उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को उनकी गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से सभी मंत्रालय विभागों में प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। देश में प्रमुख संकट स्थितियों के प्रबंधन में ऐसी विभिन्न गतिविधियों समन्वय करना भी कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में से आता है। सरकारी व्यवसाय का आवंटन और निपटान। भारत सरकार व्यवसाय और आवंटन 1961 भारत सरकार व्यवसाय आवंटन 1961 ओबी नियम भारत सरकार व्यापार का लेन देन 1961 अनुच्छेद ये के तहत किया जाता है। भारत संविधान ओबी नियमों की पहली अनुसूची मंत्रालय विभागों में व्यवसाय को सूचीबद्ध करती है। ये यहाँ पे कोई इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। इफ़ यू वांट टू रीड देन रीड। इन नियमों के निदान से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू की गई। डीबीटी भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत सरकार ने 2013 में शुरू की थी। एक प्रमुख सुधार पहल है जो व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लाभों के प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए व्यापक दृष्टि और दिशा प्रदान करती है। आधार परियोजना में लाभ उठाते हुए डीबीटी की कल्पना लक्षित लाभार्थियों में सटीक रूप से लक्षित करने और सरकारी योजनाओं के तहत सेवाओं के वितरण में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। डीबीटी के जन आदेश को सार्वभौमिक बनाया गया। सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थियों को नकद लाभ हस्तांतरण का भी कोई घटक देता है। लाभार्थियों को वस्तु के हस्तांतरण में शामिल करने के लिए डीबीटी के दायरे को और विस्तृत कर दिया गया। डीबीटी और अन्य शासन सुधार से नकली लाभार्थियों को हटाया गया और लीकेज आदि को बंद किया गया। राज्य और डीबीटी कार्यान्वयन। देश भर में डीबीटी के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए तंत्र की स्थापना, सरकारी प्रक्रियाओं को पुनः इंजीनियरिंग, सार्वजनिक लाभ सेवाओं के वितरण के प्राधिकरण जिम्मेदारी, वित्तीय संस्थानों में उचित आवश्यकता यहाँ पर है। सफलता विशेष रूप से सभी राज्यों और सहयोग से समर्थन में बढ़ी जो योजनाओं को लागू करते हैं और लाभार्थियों के लिए एक वास्तविक इंटरफेस प्रदान करते हैं।
केंद्र और राज्य के बीच में एक समन्वित प्रयास तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, प्रयासों के दोहराव को समाप्त करता है और मतभेदों को दूर करता है यदि कोई हो, जिससे डीबीटी पर योजनाओं को सफल कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलता है। केंद्र के साथ में और राष्ट्र में लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, उपयोगकर्ता अनुकूल, समयबद्ध बनाना इसका यहाँ पे काम है। ये वेबसाइट दे रखी है सरकार। अब यहाँ पे है सरकार के नियंत्रण, सरकार के मंत्रालय और विभाग। सरकार में कई मंत्रालय विभाग होते हैं, समय समय पर उनको बदला भी जाता है। अब यहाँ पर ये विभाग दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। काफ़ी यहाँ पे ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो सरकार के अंडर में काम करते हैं। रक्षा विभाग है, सैन्य विभाग है, यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, मत्स्य पालन, खाद्य संस्करण, भारी उद्योग मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कानून, ये डिपार्टमेंट है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल कौशल विकास, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, टैक्सेस डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये सब डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। 60 है। सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण, उनके अग्रदूत, रासायनिक हथियार सम्मेलन। फिर यहाँ पे नीति आयोग है, नीति आयोग तक का ये दिया गया है। बस सिर्फ बाकी है नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ से ये हो गया आज हमारा 4th चैप्टर यहाँ पर ओवर, यहाँ पर ओवर।